नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद 14 जुलाई 2023 के दिन इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लॉन्च करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारा भारत स्पेस फील्ड में भी किसी से कम नहीं। अगर दोस्तों इसरो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल चांद पर लैंडिंग कराता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले ये काम रशिया, अमेरिका और चाइना ने किया है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन लक्ष्य यही था कि चांद पर सेफली लैंडिंग करे और चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ भी था। और तो और धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुल कंप्लीट भी की थी। लेकिन लैंडिंग करते समय चांद के जमीन से 500 मीटर दूर होने के बाद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से हम सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर सके। चंद्रयान 2 का प्लान ये था कि विक्रम रोवर चांद पर उतरकर 14 दिनों तक चांद की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन हम तक भेजेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से विक्रम रोवर ब्रह्मांड में कहीं खो गया और चंद्रयान 3 भी यही करेगा, मून पर रिसर्च। आपको पता ही होगा कि धरती से मून की एक ही साइड दिखती है और दूसरी साइड नहीं दिखती। मून का 45% हिस्सा पृथ्वी से छिपा हुआ है और मून के उस पूरे 45% हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर करोड़ों सालों से सूरज की धूप पहुंची ही नहीं। इन गड्ढों की स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों में पानी छिपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ टन पानी। इसके अलावा हम मून से हमारे अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। और तो और चंद्रयान मून और हमारे अर्थ के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रहने लायक प्लेनेट ढूंढने में भी यूज हो सकता है। सच में अगर इसरो ऐसा कर पाता है तो भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया में भौकाल मचा देगा। पर क्या दोस्तों आपको ये पता है कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का जन्म कैसे हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कैसे हुई? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात है हमारे आज़ादी का साल 1947 की। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 2 साल हो चुके थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच गर्मा गर्म का माहौल चल रहा था। ये दोनों देश वॉर के बाद सुपर पावर की तरह उभर कर आए। इस समय में ये दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को और भी ताकतवर बनाना चाहते थे। इसके लिए ये दोनों देश एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सकता है तो उस देश के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए इन दोनों देशों के बीच कंपटीशन शुरू हुई, एक ऐसी कंपटीशन जिससे अर्थ का नक्शा ही बदल गया। यानी कि इन दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस की शुरुआत हुई। फिर सबसे पहले अमेरिका ने 1955 में अनाउंस किया कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेगा। And our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space. इस अनाउंस को सुनकर सोवियत यूनियन ने भी अनाउंस किया कि वो भी अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करेगा। उसके 2 साल बाद ही अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन अमेरिका से आगे निकल जाता है। स्पुतनिक को लॉन्च करके सोवियत यूनियन इतिहास रच देता है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करके। उसके 1 महीने बाद ही सोवियत यूनियन एक और सैटेलाइट स्पेस में भेज देता है, स्पुतनिक 2। लेकिन इस बार एक कुत्ते को सैटेलाइट में बिठाकर भेज देते हैं स्पेस में, जिसका नाम था लाइका। सोवियत यूनियन के 2 सैटेलाइट भेजने के बाद अमेरिका जनवरी 1958 में अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेज देता है, जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। लेकिन उसके बाद अमेरिका अपोलो 1 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग अर्थ के इतिहास के पहले शख्स बन जाते हैं चांद की सतह पर उतरने वाले।
उसके बाद इन दोनों देशों के बीच कंपटीशन इतना भयंकर था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस काफी तेजी से देखने को मिला। इसी बीच हमारे भारत में बैठा एक शख्स इन दोनों देशों की टेक्नोलॉजी को बड़ी ध्यान से देख रहा था, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये काफी इंस्पायर हुए इन दोनों देशों की स्पेस टेक्नोलॉजी को देखकर। इन्होंने समझ लिया था कि एक देश के डेवलपमेंट के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। साल 1962 तक उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मना लिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से जन्म होता है इसरो का। Its first interplanetary journey to Mars. Stations at Sriharikota, Port Blair, Brunei and Indonesia send signals confirming the success of the first 3 launch phases. पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर साराभाई को इसका चेयरमैन बना देते हैं और इसी रीजन से डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन जानते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से। अपने शुरू के दिनों में इसरो के पास बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज थे और इसी वजह से आपको ऐसी फोटोज देखने को मिलेगी कि जहां पर रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिलों पर और बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। रिसोर्सेज की कमी से इसरो को काफी जुगाड़ करना पड़ रहा था, लेकिन 1963 में नासा के स्पेस स्टेशन से इसरो अपना पहला ही साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च करता है। उसके बाद इसरो बहुत से रॉकेट भेजता है स्पेस में अलग अलग देशों के स्पेस स्टेशन से, लेकिन 1980 में बहुत सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इसरो सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में, तो फिर बाकी के देशों के सैटेलाइट व्हीकल के भरोसे बैठना नहीं पड़ता था। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहला सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए। उसके बाद इसरो कई सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम करता है। अगले 20 सालों में इसरो की प्रोग्रेस बहुत तेजी से बढ़ती है। साल 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद दुनिया को पता चलता है कि इसरो क्या चीज है। फिर उसके बाद 2013 में इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन सक्सेसफुल लॉन्च किया जाता है और इंडिया इतिहास में पहला देश बन जाता है जो मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुल जाने वाला, वो भी पहले ही प्रयास में। दो 2013 के बाद इसरो को दुनिया के टॉप एजेंसी में गिना जाता है। उसके बाद का तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया है चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के बारे में कि कैसे इसरो चंद्रयान-3 को सक्सेसफुल लॉन्च करता है। क्या दोस्तों, आपको अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा पर वीडियो चाहिए? मुझे हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।